गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो है वाटर कूलिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा था, जाना था, और इस स्लाइड तक हम गए थे कि कैसे कैसे वाटर कूलिंग सिस्टम हमारा काम करता है। शायद समझ में आ गया होगा क्योंकि आपकी कोई भी क्वेरीज नहीं आई है। अब इसी को थोड़ा हम डिटेल से चलते हैं और इस वाटर कूलिंग सिस्टम को आज ख़त्म करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं कि हमारा वाटर कूलिंग सिस्टम किस तरीके से काम करता है। सर्किट्स आपको पता ही लग गए हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि हमारा WTM2 क्लास के जो लोकोमोटिव हैं उसमें वाटर कूलिंग सिस्टम एक प्रेशराइज्ड वाटर कूलिंग सिस्टम है, क्योंकि चूँकि इसमें डिमिनरलाइज्ड वाटर डाला जाता है, हम रॉ वाटर यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो एक तो क्लोज सर्किट है जिससे कि हमारा पानी बाहर ना जाए, और साथ ही साथ प्रेशराइज्ड किया गया है। ये एक मॉडिफिकेशन है। प्रेशराइजेशन करने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है और हमारे वाटर कूलिंग सिस्टम की एफिशिएंसी भी बढ़ती है। अब बात करते हैं कि हमारे सिस्टम में कितना पानी आता है। तो हमारे वाटर कूलिंग सिस्टम के लिए हमारे इंजन में 1210 लीटर डिमिनरलाइज्ड वाटर भरा जाता है, और जिसका कि जो है ट्रीटमेंट भी किया जाता है जिससे कि उसमें हार्डनेस लेवल मेंटेन हो जाए और साथ ही साथ वो कोरोजन को जो है ना पैदा होने दे, स्लैगिंग को ना बनने दे। और उसके लिए इसमें जो है नॉन क्रोमेट कोरोजन इन्हिबिटर डाला जाता है जिसको बोरेट नाइट्रेट बोलते हैं। इसका जो कंसंट्रेशन है वो 4000 ppm मेंटेन किया जाता है। साथ ही साथ पानी की जो pH लेवल है वो 8.5 अराउंड जो है मेंटेन करते हैं। तो इस वाटर कूलिंग सिस्टम को भरने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, फिल्टर रूम के अंदर जो है 2 एक्सपेंशन टैंक लगे हुए हैं। तो पहले एक्सटेंशन टैंक में, जो कि आपका एक्सप्रेसर रूम साइड है, उसी में वाटर फिलिंग कैप है और वहाँ से पानी भरा जाएगा। जबकि सबसे बाहर वाले एक्सपेंशन टैंक में, जो कि लॉन्ग वुड साइड में बाहर एंड लगा हुआ है, उसमें जो है प्रेशराइजेशन कैप लगी होती है जो वाटर कूलिंग सिस्टम के प्रेशर को, जो कि 7 PSI होता है, उसे मेंटेन करती है। तो प्रत्येक टैंक में मैक्सिमम 155 लीटर पानी की कैपेसिटी है और इतना ही पानी आता है। पूरा सर्किट देख चुके हैं तो नेचुरल है कि इसमें जो इसके कंपोनेंट हैं उसके बारे में आपको पता लग गया होगा। फिर भी सबसे मेन कंपोनेंट है दैट इज़ वाटर पंप, और ये वाटर पंप जो है सेंट्रीफ्यूगल वाटर पंप है। इसके अलावा इंजन ब्लॉक में बनी हुई वाटर जैकेट, जो कि 2 हिस्सों में यूज़ की जाती है, राइट साइड वाटर जैकेट और लेफ्ट साइड वाटर जैकेट। इसके अलावा जो वाटर कूलिंग सिस्टम के पार्ट बनते हैं वो होते हैं सिलेंडर हेड। सिलेंडर हेड में इनलेट एल्बो, जिसको कि वाटर जंपर पाइप बोलते हैं, और सिलेंडर हेड से आउटलेट एल्बो पानी के लिए, जिसको कि हम वाटर राइजर पाइप बोलते हैं। जहाँ जहाँ पानी जाता है ठंडा करने के लिए जिस जिस कंपोनेंट में, वो वाटर कूलिंग सिस्टम का हिस्सा माना जाता है। इसीलिए वाटर कूलिंग सिस्टम के हिस्से में टर्बो, आफ्टर कूलर और लुबाइल कूलर भी आते हैं। इसके अलावा जो इसका कूलिंग सिस्टम का मेन पार्ट माना जाता है, खासतौर से एयर लॉकिंग से बचने के लिए, दैट वो होता है बबल कलेक्टर्स। हमारे दोनों विंग में, मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में जो है इंजन ब्लॉक के ऊपर रिटर्न हेडर में बबल कलेक्टर लगाए गए हैं जो एयर वेंडिंग को रोकते हैं वेपराइजेशन सिस्टम में। साथ ही साथ स्टीम में स्टीम जनरेट होने पर टर्बो में भी एक स्टीम एक्यूमुलेटर लगाया हुआ है जो एयर लॉकिंग को रोक देता है। राइट साइड और लेफ्ट साइड वाटर जैकेट में पानी जाने के लिए दोनों तरफ वाटर हाइटर लगे हुए हैं, और इसी के साथ पानी को ठंडा करने के लिए हमारे पास 2 रेडिएटर कोर भी होते हैं, और पानी का लेवल चेक करने के लिए वाटर कूल रॉड तथा LWS यानी कि लो वाटर स्विच इस वाटर कूलिंग सिस्टम का मेन हिस्सा है। वाटर पंप कब चलेगा? जब हमारा इंजन स्टार्ट होगा तो वाटर पंप क्रैंक शाफ्ट पर लगे हुए गियर्स के द्वारा ड्राइव लेकर के वाटर पंप चलना स्टार्ट करेगा और पानी को दोनों रेडिएटर कोर और वाटर टैंक से सक करेगा।
आइडल कंडीशन में पानी का प्रेशर जो है 0.5 kg/cm² का मेंटेन करेगा, जबकि 8 नॉच पे अगर हमारा WDM2 सीरीज तक है जो कि कन्वेंशनल लोको है, तो हमारा जो है 2 kg/cm² का प्रेशर मेंटेन करेगा एट द टाइम ऑफ 8th नॉच, यानी कि 1000 RPM। लेकिन अगर 3100, 3300 या 3500 हॉर्स का इंजन है जो कि WDM3CD, तो उस कंडीशन में आइडल पे 0.5 kg का ही प्रेशर मेंटेन करेगा, जबकि 8 नॉच पे वो 2.5 से लेकर के 3 kg/cm² का प्रेशर मेंटेन करेगा। ठीक है। अब पानी शक करने के बाद इन पंप से जो पानी डिस्चार्ज होगा, डिलीवर होगा प्रेशराइज वाटर, उसको एक 3-वे पाइप, इसको त्रिमूर्ति पाइप भी हिंदी में बोला जाता है जनरल लोकल भाषा में, वैसे वो 3-वे पाइप है, उसमें पहुंचाया जाता है। और 3-वे पाइप उस पानी को 3 अलग अलग ब्रांचेस से भेजेगा। वो ब्रांचेस क्या है? पहली ब्रांच है वो टर्बो आफ्टर कूलर में जाएगी और उसके इंटरमीडिएट केसिंग में जा कर के पानी जो है इंटरमीडिएट केसिंग को और दोनों साइड की बेरिंग को ठंडा करेगा। ये दोनों साइड की बेरिंग जो है रोटर असेंबली में लगी होती है और रोटर असेंबली को घुमाते हैं। इसी के साथ एक ब्रांच जो है राइट साइड वाटर हेडर पाइप में जाएगी, वाटर जैकेट में जाएगी वाटर हेडर पाइप के थ्रू, और राइट साइड के सिलेंडर लाइनर, सिलेंडर हेड को ठंडा करते हुए रिटर्न हेडर के थ्रू जो है वापस रेडिएटर कोर में पहुंचेगी और पानी को ठंडा होने की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। जबकि तीसरी लाइन जो है वो हमारे लेफ़्ट साइड हेडर में जाएगी। लेफ़्ट साइड हेडर जो है लेफ़्ट साइड जैकेट से जुड़ा हुआ है और वहाँ से पानी लेफ़्ट साइड में लगे हुए 8 सिलेंडर लाइनर, 8 सिलेंडर हेड को ठंडा करते हुए रिटर्न हेडर के थ्रू रेडिएटर कोर में पहुँचेगी और वहाँ से पानी को ठंडा करने की फैसिलिटी प्रदान करेगी। ठीक है। लेफ़्ट साइड हेडर से ही एक लाइन जो है आफ्टर कूलर में चली जाती है और आफ्टर कूलर के द्वारा जो है वो बूस्टर एयर को ठंडा करती है, जिससे कि हमारा इंजन सुपरचार्जिंग के समय इंटरनली भी कूल हो सके। साथ ही साथ ये जो प्रेशराइज एयर है इसकी डेंसिटी को भी बढ़ाने का काम करती है। ठीक है। अब जो सिलेंडर लाइनर में जाती है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था, एक बार फिर बता देता हूँ कि जैकेट में जाएगी पानी जाएगा तो प्रत्येक सिलेंडर लाइनर और उसके अंदर लगे हुए पिस्टन को ठंडा करने का काम करेगा। क्योंकि प्रेशराइज पानी है तो नेचुरल है कि आगे बढ़ेगा। प्रत्येक सिलेंडर हेड को वाटर जैकेट से विद द हेल्प ऑफ वाटर जंपर या वाटर इनलेट पाइप जोड़ा गया है, तो वहाँ से पानी सर्कुलेट होकर के सिलेंडर हेड में जाता है और सिलेंडर हेड को ठंडा करता हुआ वो पानी वाटर राइजर पाइप के थ्रू रिटर्न हेडर में चला जाता है, जो कि बिल्कुल ऊपर है, मैंने आपको पहले भी ड्राइंग में दिखाया था। और वाटर राइजर पाइप से पानी इकट्ठा होकर के बॉल कलेक्टर में जाता है, जहाँ से वेंटिंग की व्यवस्था की हुई है और बॉल कलेक्टर से जो आपकी वेपर्स हैं, स्टीम्स हैं, वो जो है चली जाएंगी टैंक में डायरेक्ट, जबकि पानी जो है सीधा रेडिएटर कोर में जाएगा और रेडिएटर कोर में ठंडा होकर के वो पानी वापस हमारी सक्शन लाइन में पहुंचेगा यूज़ होने के लिए। ठीक है। लेफ़्ट साइड का पानी तो इस तरीके जाता है, जबकि राइट साइड का पानी भी इसी तरीके से जाता है, लेकिन राइट साइड जैकेट के पानी को रेडिएटर कोर में पहुंचने से पहले 3 वाटर टेम्परेचर से, जिसको टेम्परेचर हेडर भी बोलते हैं, उसमें पहुंचाया जाता है, जो पानी के टेम्परेचर को सेंस करता रहता है। ठीक है। और पानी के टेम्परेचर को बताता है किस द्वारा? साथ ही साथ ये टेम्परेचर स्विचेस जो हैं वो, जो कि ETS1, ETS2 और ETS3 लगे हुए हैं, ये हमारे पानी के टेम्परेचर को सेंस करके हमारा एडी करंट क्लच को सर्किट प्रदान करते हैं, जिससे एडी करंट क्लच जो है ऑपरेट होता है और इंजन कूलिंग में
मदद करता है। जिस समय हमारे पानी का टेम्परेचर 64 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा तो हमारा ETS1, जिसको कि इलेक्ट्रिक टेम्परेचर स्विच पूरा नाम है, पहले ही बताया हुआ है, ये ऑपरेट हो जाएगा और हमारे पंखे को लो स्पीड पे चलने की इजाज़त देगा विद द हेल्प ऑफ एडी करंट क्लच। एडी करंट क्लच एक तरह की संरचना है जिसमें 2 ड्रम लगे हुए हैं। एक आउटर ड्रम जो हमारा क्रैंक शाफ्ट से जुड़ा हुआ विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंशन शाफ्ट, जबकि उसी के अंदर एक इनर ड्रम जो कि हमारा जो है गियर असेंबली जुड़ा हुआ, जिसको राइट एंगल गियर बॉक्स बोलते हैं, और वही जो है आगे पंखे को ड्राइव प्रदान कर रही है। तो जब हमारा एडी करंट क्लच ऑपरेट होगा विद द हेल्प ऑफ ETS1 तो हमारा इनर ड्रम भी जो है उसके साथ अटैच हो जाएगा और घूमना शुरू करेगा, जिससे कि पंखा हमारा लो स्पीड पर घूमना शुरू कर देगा। चलते चलते इंजन में जब पानी का टेम्परेचर 68 डिग्री पहुंच जाएगा तो हमारा ETS2 ऑपरेट हो जाएगा और पिकअप हो जाएगा या ऑपरेट हो जाएगा और वो हमारे रेडिएटर फैन को फुल स्पीड पे चला देगा। अब हमारा सिस्टम चल रहा है, लेकिन अगर किन्हीं कारणों से हमारा टेम्परेचर 90 डिग्री तक पहुंच जाए, पानी का टेम्परेचर 90 डिग्री तक पहुंच जाता है, तो हमारा ETS3 पिकअप होगा और ये हमारे ड्राइवर को ऑडियो विजुअल अलार्म देगा। और ड्राइवर सचेत हो जाएगा और वो उस इंजन को ठंडा करने की व्यवस्था करेगा। यानी कि ऑडियो विजुअल अलार्म का मतलब हो गया कि जिस समय 90 डिग्री टेम्परेचर पहुंचा और ETS3 ऑपरेट हुआ तो ड्राइवर को घंटी सुनाई देगी, साथ ही हॉट इंजन इंडिकेशन जो है पैनल पे LED लाइट ग्लो कर जाएंगी और ड्राइवर उस कंडीशन में फास्ट पंपिंग के द्वारा इंजन को ठंडा करने की कोशिश करता है और ठंडा करता है। फास्ट पंपिंग का मतलब होता है इंजन को आइडल पे ले आना, उसका लोड काट करके दोबारा इंजन को नॉचअप कर देना, जिससे कि अनलोड कंडीशन में इंजन नॉचअप हो जाए और पानी का टेम्परेचर का लेवल बहुत तेज़ी से नीचे गिरने लगता है। इस क्रिया को हम कहते हैं फास्ट पंपिंग। वही आगे बताया था कि जो लेफ़्ट साइड रेडिएटर में पानी पहुंचता है, यानी कि इंजन राइट साइड, लेफ्ट साइड मतलब लोको लेफ्ट साइड के रेडिएटर में जो पानी पहुंचेगा वो ठंडा होने के बाद लूब ऑयल कूलर में जाएगा और लूब ऑयल कूलर में लूब ऑयल को ठंडा करता हुआ वो पानी वापस वाटर पंप इनलेट पे मिल जाएगा। ठीक है। अब इसी में हमने पहले ही बताया हुआ है कि LWS सेफ्टी लगाई गई है और LWS सेफ्टी का काम है कि वाटर सिस्टम में पानी के लेवल को चेक करते रहना और अगर पानी का लेवल एक निर्धारित अवस्था से नीचे आ जाए तो इंजन को प्रोटेक्शन प्रदान करना, यानी कि इंजन को शट डाउन करना, जिससे कि स्टार्वेशन ऑफ कूलिंग ना हो। तो आज की डेट में तो वैसे भी जो LWS आ गए हैं वो इलेक्ट्रॉनिक आ गए हैं, जिसमें कि वाटर लेवल सेंसर लगा हुआ है और LED के माध्यम से वो 3 जोन में बांट देते हैं कि अगर फुल वाटर है तो ग्रीन जोन, और अगर पानी कम हुआ है और अभी एक्सेप्टेबल कंडीशन में है तो येलो जोन, लेकिन अगर एक्सेप्टेबल नहीं है तो रेड जोन, और रेड जोन में आते ही इंजन को ऑटोमेटिकली शट डाउन कर देते हैं। अब वाटर कूलिंग सिस्टम की एफिशिएंसी को बढ़ाए रखने के लिए धीमे धीमे जो मॉडिफिकेशंस किए गए हैं उनके नाम तो नोट ही कर लें। लोअर्ड फिन रेडिएटर का मतलब होता है कि इसकी जो फिन्स होती हैं उनको एक पर्टिकुलर एंगल पे मेंटेन कर जाता है, इससे कि कूलिंग एफिशिएंसी हमारी बढ़ जाती है, जो कि 14 से 15% होती है मेरे हिसाब से। हाई एफिशिएंसी टर्बोचार्जर का मतलब है कि एक जो हमारा WDM2 लोगो है उसमें तो एल्को टर्बो लगा हुआ है, लेकिन जो मॉडिफाइड टर्बो हैं जैसे कि GE का टर्बो और नेपियर का टर्बो, हिस्पैनो सूज़ा है, ABB है, तो ये सारे टर्बो जो है WDM3CD या WDM3A इन लोगों में लगाए गए हैं। इनमें क्या है कि ये बूस्टर एयर प्रेशर तो बढ़ाते ही बढ़ाते हैं, साथ ही एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर को भी लो लेवल पे ले आते हैं, जिससे कि हमारे इंजन की एफिशिएंसी बढ़ती है और थर्मल लोडिंग की संभावना
कम होती है। लार्ज आफ्टर कूलर एंड वाटर कनेक्शन, जितने भी हाई एफिशिएंसी टर्बो हम यूज़ कर रहे हैं उनके साथ हम लार्ज आफ्टर कूलर यूज़ करते हैं। लार्ज आफ्टर कूलर यूज़ करने का मेन पर्पस यही है कि हमारा जो कंप्रेस एयर हो रही, जो कि जब ज़्यादा एयर कंप्रेशन की जाएगी तो ज़्यादा मात्रा में अगर एयर का कंप्रेशन होगा तो नेचुरल है कि ज़्यादा हीट भी प्रोड्यूस होगी और उससे ज़्यादा एफिशिएंसी मेंटेन करने के लिए ज़्यादा मात्रा में ठंडा करने की आवश्यकता होगी। उसके लिए आफ्टर कूलर की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए आफ्टर कूलर का डिज़ाइन चेंज किया गया है, उसका साइज़ बढ़ाया गया है और उसमें वाटर कनेक्शन का भी प्रोविज़न नेचुरल है कि चेंज हो जाएगा। तो ये एक मॉडिफिकेशन है। ETS सेटिंग तो आज की डेट में जो चल रही है वही हमने आपको बताई है, दैट इज़ 64, 68 और 90 डिग्री। पहले ये 85, 84 डिग्री रखी जाती थी, जो कि अब चेंज कर दी गई है। प्रेशराइजेशन ऑफ वाटर सिस्टम, वाटर कूलिंग सिस्टम को प्रेशराइज किया गया है, जो कि पहले नहीं था। तो प्रेशराइजेशन करने से मैंने आपको बताया हुआ है कि एफिशिएंसी बढ़ेगी क्योंकि बॉइलिंग टेम्परेचर राइज कर जाता है। पहले जो है वाटर जंपर पाइप हमारे जो प्रत्येक सिलेंडर में लगे हुए थे, इनलेट पाइप, वो सॉलिड स्टेट में थे, यानी कि वन पीस डिज़ाइन थे। लेकिन अब वो फ्लेक्सिबल हॉस पे लगा दिए गए हैं, जिससे कि वाइब्रेशन के समय उनमें लीकेज की संभावना कम हो जाए। वाटर टेम्परेचर इंडिकेटर डिजिटल यूज़ किया गया है, जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, यह बहुत ही एक्यूरेट नापता है। LWS की जगह इलेक्ट्रॉनिक वाटर लेवल इंडिकेटर का स्विच यूज़ किया गया है, जो हम आपको बता ही चुके हैं। और पाइप जॉइंट को इम्प्रूव किया गया है, यानी कि जो हमारी आर्मर्ड कपलिंग वगैरह हैं और ड्रेसर कपलिंग हैं, उनको मॉडिफाइड रूप में यूज़ किया जाने लग गया है, जिससे कि फेलियर हमारे मिनिमाइज़ हो जाएं। तो जो मैंने आपको बताया है वही यहाँ डिटेल में लिखा हुआ है। किलोवाट फिन से 14% के करीब जो है हमें कूलिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी हमारी। हाई एफिशिएंसी टर्बोचार्जर से भी जो है हमारे जो है फ्यूल एफिशिएंट वर्जन में किया गया, जैसे कि एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर जो है करीब 15% तक जो है कम हो जाता है, जिससे कि हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है। लार्ज आफ्टर कूलर तो नेचुरल है कि अगर हाई एफिशिएंसी टर्बो लगाएंगे तो हम लार्ज आफ्टर कूलर का यूज़ करेंगे, जैसे कि हम हाई एफिशिएंसी टर्बो की पूरी एफिशिएंसी को कंज्यूम कर सकें, यूज़ कर सकें और अपने इंजन को मेंटेन कर सकें। ETS के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। प्रेशराइजेशन कैप के बारे में बता ही दिया है कि वो 7 PSI पे काम करती है, जो कि 11 डिग्री सेल्सियस तक जो है बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देती है, ठीक है ना। प्रेशराइजेशन कैप एक साथ तो काम करती है कि एक तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर को बढ़ाएगी, साथ ही साथ जो है हमारे सिस्टम में जो है एक 7 PSI का प्रेशर भी मेंटेन करेगा। अगर हमारे सिस्टम में 7 PSI से अधिक का प्रेशर होगा तो ये प्रेशर को रिलीज़ भी कर पाता है, क्योंकि ये स्प्रिंग लोडेड होता है और प्रेशर रिलीज़ करने के बाद वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। तो इससे हमारे पानी का वेस्टेज नहीं होता है। कंडेंसेशन होने के बाद भी हमारा पानी हमारे सिस्टम में ही बना रहता है और हमारे सिस्टम को हम इतना मेंटेन कर पाते हैं कि जो हमारा 7 डेज़ का ट्रिप शेड्यूल था उसको हम धीमे धीमे करके 20 दिन तक ले गए हैं और इसको और भी आगे बढ़ाने की संभावनाएं हैं। लेकिन अब तो इंजन ही मॉडिफाइड आ गए हैं, तो अब इन चीज़ों के ऊपर बहुत कम प्रयोग हो रहा है और वैसे भी धीमे धीमे डीजल को बाद में समाप्त किया जाना है। एनीवे, इसी के अलावा फ्लेक्सिबल वाटर इनलेट एल्बो हमने आपको बता ही दिया है। इलेक्ट्रॉनिक वाटर लेवल इंडिकेटर कम स्विच, वही LWS की बात हो रही है कि अब वो एक इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स टाइप में LED लेवल्स लग गए हैं, जबकि पहले एक फ्लोट टाइप का LWS हुआ करता था। तो ये हमारा वाटर सिस्टम है। और अब अगर इसके फेलियर की बात कर लें तो फेलियर में हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इसमें जो मेन फेलियर है वो है डिफेक्टिव वाटर पंप। और जो इसमें मेन फेलियर होता है वो होता है हॉट इंजन, लो वाटर लेवल या लुबल मिक्सिंग इन वाटर। ये मेन 3 बड़े बड़े लुबल मिक्सिंग इन वाटर एंड वाटर मिक्सिंग इन लुबल, ये 4 चीज़ें हैं जो एक दूसरे को, लुबाइल और वाटर कूलिंग में 2 चीज़ें कॉमन रहती हैं, जबकि हॉट इंजन की कंडीशन आना बार बार रिपीटेडली
ये सबसे बड़ा फेलियर है, या पानी का लेवल सिस्टम में कम हो जाना, ये दूसरा फेलियर है। तो हॉट इंजन आने के लिए या हाई टेम्परेचर होने के लिए सबसे पहले चीज़ तो होती है डिफेक्टिव वाटर पम्प, कि हमारा वाटर पम्प भी डिफेक्टिव हो जाए। और पानी का लेवल कम होने के लिए एक्सटर्नल लीकेज और कभी कभी इंटरनल लीकेज भी जिम्मेदार होते हैं। तो एक्सटर्नल लीकेज तो हमें मेंटेन करने ही हैं। एक्सटर्नल लीकेज यानी जितने भी जॉइंट्स हैं, पाइप जॉइंट्स हैं, उनका लीक हो जाना, या रेडिएटर ट्यूब का बस्ट हो जाना, या वाटर टेल होल जो हमारा वाटर पंप और आफ्टर कूलर में लगा हुआ है उनका लीक कर जाना। यानी कि वो लीक करने का मतलब है कि हमारी वाटर पंप पे लगी हुई ऑयल सी लीक कर जाना, ठीक है। और आफ्टर कूलर का टेल होल लीक करने का मतलब होता है कि आफ्टर कूलर की किसी ट्यूब का बस्ट हो जाना, या हमारा वाटर टैंक का प्रेशराइजेशन कैप लीक कर जाना, या हमारी वाटर टैंक में लगी हुई वाटर फिलिंग कैप का लीक कर जाना। ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे पानी के सिस्टम में से पानी का लीकेज कर देती हैं और हमारा शॉर्ट ऑफ वाटर हो जाता है। तो शॉर्ट ऑफ वाटर होगा तो भी हॉट इंजन कंडीशन आएगी। और हॉट इंजन आने का एक और रीज़न होता है कि हमारा सिस्टम किन्हीं कारणों से पानी को उस लेवल पे जितना ठंडा करना है उतना ठंडा ना कर पाए। क्योंकि जब हम पानी का सिस्टम चेक करते हैं तो इंजन निकालने से पहले नेचुरल है कि हम इसमें एक ETS नाम की क्रिया करते हैं। ETS जो कि इलेक्ट्रिकल द्वारा किया जाता है, वो R1 R2 हमारा पैक करते हैं, ETS 1 और ETS 2 पैक करते हैं और इंजन की कूलिंग एफिशिएंसी और हीटिंग एफिशिएंसी को चेक करते हैं। यानी हमारा इंजन नॉर्मल कंडीशन में अगर चल रहा है तो हमारा इंजन जो है कितने मिनट में गर्म हो रहा है, और एक बार 90 डिग्री पहुंच गया तो हमारा इंजन कितनी देर में ठंडा हो रहा है, इसको चेक किया जाता है। ये हमारी एफिशिएंसी है। लेकिन फिर भी अगर लोड कंडीशन में अगर इंजन बार बार हॉट इंजन आ रहा है तो हमारा इंजन फेल होना चाहिए और उस इंजन के ऊपर वर्क आना चाहिए, चाहे वो TSP ट्रीटमेंट हो, चाहे हमारा वाटर पंप की एफिशिएंसी का मामला हो, या और भी चीज़ें हों। तो जब हम क्लास में आएंगे तो इस पर डिटेल से चर्चा की जाए। यह हमारा वाटर प्रेशराइजेशन कैपेसिटी फेल हो जाए कि वाटर ओवरफ्लो करने लगे, क्योंकि अगर प्रेशराइजेशन कैप फेल हो जाएगी तो नेचुरल है कि अंदर प्रेशर क्रिएट हो रहा है और पानी बॉयल कंडीशन में है, तो पानी जो है वो ओवरफ्लो पाइप के थ्रू बाहर निकलता रहेगा और वो हमारे वाटर लेवल को भी कम करेगा, ठीक है। अब हॉट इंजन फेलियर को जो अवॉइड करने का मेन रीज़न है, तो एक तो पहले ही बता चुका हूँ, ETS सेटिंग हम हर बार मेंटेन करते हैं। साथ ही साथ अगर हमारे पैसेज इंटरनल पैसेज वाटर के चोक लग जाएंगे तो भी हमारा हॉट इंजन की कंडीशन बनी रहेगी। तो उससे बचने के लिए TSP ट्रीटमेंट किया जाता है। रेडिएटर की क्लीनिंग, एयर ब्लोइंग और वाटर क्लीनिंग हर शेड्यूल में की जाती है। वाटर प्रेशर सिस्टम को चेक किया जाता है, रेडिएटर फैन और ECC को भी चेक किया जाता है और रेडिएटर एफिशिएंसी को मेंटेन किया जाता है। रेडिएटर एफिशिएंसी मेंटेन करने का एक ही रीज़न है कि उसको क्लीन किया जाए और उसकी ट्यूब्स अगर बस्ट नहीं है तो आराम से अपना काम करता रहेगा, या उसकी फिन्स अगर टेढ़ी हो गई हैं तो उनकी फिन्स को सीधा किया जाए। तो ये था हमारा वाटर कूलिंग सिस्टम। और अब इसके बाद जब हम अगले वीडियो में आएंगे तो हम सुपर चार्जिंग सिस्टम या इनटेक एयर सिस्टम की बात करेंगे। थैंक यू।